नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे धारा लाभ को लेकर। धारा लाभ, ट्रांजिस्टर में धारा लाभ को लेकर आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर में जो धारा लाभ है वो दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास का हमने पढ़ा था। पहला उभयनिष्ठ आधार विन्यास। तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ को हम प्रदर्शित करते हैं एल्फा से, और एल्फा का फॉर्मूला होता है दोस्तों डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ को एल्फा से प्रदर्शित किया जाता है और एल्फा का फॉर्मूला होता है आई सी अपॉन आई ई। जब आप उभयनिष्ठ आधार विन्यास का डायग्राम उठाकर देखेंगे आप, तो आपको मालूम चलेगा कि आउटपुट में धारा हमारे पास आई सी थी और जो इनपुट था, इनपुट में धारा हमारे पास आई ई थी। या फिर मैं एक बार उभयनिष्ठ आधार विन्यास का डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। देखिए इस तरीके से मैंने ट्रांजिस्टर कोई सा भी बना लो दोस्तों, ये पी एन एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। एन पी एन, धारा की दिशा किधर से किधर, पी से एन की ओर। तो देखिए मैंने इस तरीके से आपको एक डायग्राम बना के बताया था। इनपुट साइड अगर बायस में इसके लिए एन को जोड़ दूंगा मैं नेगेटिव से, इस तरीके से। आउटपुट साइड पश्चिम बायस में करनी है, इसलिए एन को जोड़ दूंगा पॉजिटिव से, इस तरीके से। ये बेस हो गया, धारा की दिशा दिखाइए, ये उत्सर्जक हो गया, ये संग्राहक हो गया। तो ये जो बैटरी है इसको नाम देंगे वीबीसी, क्योंकि ये बेस और कलेक्टर के बीच में जुड़ रही है। और ये जो बैटरी है ये बेस और ई मीटर के बीच में है, इसलिए इसको नाम दूंगा वीबीई। क्लियर? हमने ये भी पढ़ा था कि आई ई धारा अगर बाहर की ओर जाती है तो आई बी भी अंदर की ओर आएगी, और जो आई सी है ये भी अंदर की ओर आएगी। तो इसमें आप देखिए आधार दोनों जगह कॉमन आ रहा है, इनपुट साइड और आउटपुट साइड, निवेशी और निर्गत दोनों में काम में आ रहा है। तो लाभ आप कैसे निकाल रहे हैं? जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपने कोई 100 अंक का पेपर दिया और आपके उसमें नंबर आए 80, तो आप बोलेंगे कि साहब मेरा रिजल्ट 80% है। तो आपने 80% कैसे निकाला? 80 आपने कैसे निकाला? तो लाभ कैसे निकालेंगे? आपने ऊपर तो आपका आउटपुट कितना मिला बटा में आप लिखेंगे टोटल। आउटपुट कितना मिला बटा में आप लिखेंगे टोटल, मतलब इनपुट टोटल कितने का था। वही काम हम यहां कर रहे हैं धारा लाभ में, कि आउटपुट में धारा कौन सी है, आई सी, बटा इनपुट में धारा कौन सी है, आई ई। आउटपुट धारा आई सी और इनपुट धारा कौन सी है, आई ई। तो एल्फा का सूत्र होता है दोस्तों डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। दूसरा हम बात करें, अब एक चीज और ध्यान दो दोस्तों, हमने ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि में पिछला जो वीडियो था, ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि वाला जो वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि आई ई 100% होता है और आई ई कितना परसेंट होता है, 95। ये रेशियो रहता है 100 और 95 का रेशियो रहता है। तो दोस्तों ऊपर 95 है, नीचे 100 है, तो आप बताएं एल्फा का मान 1 से कम होगा कि 1 से ज्यादा होगा? तो एल्फा का मान 1 से कम होगा, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, ऊपर 95 नीचे 100, तो एल्फा का मान 0.95 आएगा। मतलब याद रखना दोस्तों कि एल्फा जो होता है वो हमेशा 1 से क्या रहता है, कम। एल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या रहती है, कम। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ एल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है। दूसरा देखिए दोस्तों, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में देख लो। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ, दोस्तों उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जो धारा लाभ है उसको हम प्रदर्शित करते हैं बीटा से, और बीटा का फॉर्मूला बढ़ेगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। यहां भी वही काम है, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। देखिए कैसे,
उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। ये मैंने डायग्राम बनाया दोस्तों इस तरीके से कुछ। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सॉरी उभयनिष्ठ उत्सर्जक। इसमें उत्सर्जक को कॉमन करना है दोस्तों, उत्सर्जक को कॉमन करेंगे हम इसमें, तो ध्यान दें इस तरीके से। ये उत्सर्जक है, ये ट्रांजिस्टर हो गया एनपीएन इस तरीके से। पी को जोड़ेंगे हम इधर पॉजिटिव से, इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। पी को अगर बायस और एन को जोड़ूंगा पॉजिटिव से तो ये प्लस से बायस हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस और ये माइनस। आई ई बाहर की ओर जा रही है तो आपको पता है आई बी भी अंदर आएगी और आई सी भी अंदर आएगी। ये बैटरी इमीटर है ई है, ये कलेक्टर है संग्राहक, और ये हमारे पास बेस है। तो इस बैटरी को नाम दूंगा VCE, सी और ई के बीच में, और ये जो बैटरी है ये ई और बी के बीच में, तो VBE या VEB कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए इसमें आउटपुट में करंट कौन सा, आउटपुट धारा कौन सी है IC, और इनपुट धारा कौन सी है दोस्तों, ये तो कॉमन है, आउटपुट धारा है IC। तो IC में कितना चेंज आया बटा IB में कितना चेंज आया इनपुट धारा। तो ये हमारे पास बीटा का सूत्र होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में धारा लाभ। आप याद रखेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उत्सर्जक में धारा लाभ होता है बीटा और आधार में धारा लाभ होता है अल्फा। अब दोस्तों इसमें क्या है, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार उभयनिष्ठ आधार विन्यास में कौन सा है और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में कौन सा है। तो याद रखेंगे एफ और आधार, एफ और आधार, एफ और अल्फा। तो याद रखना आधार में अल्फा होता है, आधार में क्या होता है अल्फा, तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आधार में क्या होता है हमारे पास अल्फा होता है। याद रखें दोस्तों ये दो ही विन्यास होते हैं जिनमें हमें धारा लाभ प्राप्त होता है। कभी भी उभयनिष्ठ संग्राहक में, उभयनिष्ठ संग्राहक में आपको धारा लाभ कभी भी नहीं पूछा जाएगा। क्यों, उसका डायग्राम देखिए, उभयनिष्ठ संग्राहक का देखिए डायग्राम। संग्राहक में अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो संग्राहक में ये हमारे पास हो गया इमीटर, इसमें संग्राहक हमारे पास कॉमन आ गया और इधर हमारे पास बचेगा बेस। तो देखिए इधर तो हमारे पास हो गया IE और इधर हमारे पास क्या हो गया IB। तो ये जो यहां अगर मैं उसमें निकालूंगा तो उसमें हमारे पास बनेगा I/IB। तो इसमें कभी भी आपको जो धारा लाभ है कभी भी धारा लाभ आपको नहीं पूछा जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपके दो ही धारा लाभ दे रखे हैं, एक तो आधार विन्यास में धारा लाभ अल्फा और दूसरा आपको दे रखा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ बीटा। क्लियर। अब देखिए, और मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई कि आधार में क्या है अल्फा, एफ और आधार एफ और अल्फा। ठीक है, अब देखिए एक चीज गौर करो, यहां भी ऊपर IC आ रहा है और यहां भी ऊपर क्या आ रहा है IC संग्राहक धारा, कलेक्टर करंट IC। तो दोस्तों आपने IC का नाम सुना होगा, IC का नाम लेते सीधा सीधा होता है दिमाग, जिसे बोलते हैं इस मोबाइल की IC उड़ गई साहब, या IC इसकी खराब हो गई, मतलब उसका दिमाग खराब हो गया, काम ही नहीं करता है वो। तो ऐसे समझो दिमाग हमेशा ऊपर रहेगा, IC जो है वो हमेशा ऊपर रहेगी, भले अल्फा निकालो भले बीटा निकालो। IC देखो, IC हमेशा ऊपर रहेगी, दिमाग हमेशा ऊपर रहेगा, IC हमेशा आपको ऊपर रखनी है। अब सर नीचे IE और यहाँ IB, इसमें कंफ्यूजन रहेगा, तो याद रखो जिसमें बीटा है उसमें B आता है, IB आता है, बीटा वाले में IB, बीटा में B आता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो आपको आसानी से फॉर्मूले याद रह जाएंगे, अल्फा इक्वल टू तो होगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE और बीटा की वैल्यू होगी डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। दूसरा, मैंने आपको क्रियाविधि में हमने डिस्कस किया था कि IE 100% होता है, IC 95% होता है और IB तो मात्र कितना होता है 5%। तो दोस्तों ये 95% होता है, ये 5% होता है, तो याद रखेंगे जो बीटा की वैल्यू होती है ना वो 1 से बहुत ज्यादा होती है। बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। बीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ही ज्यादा होती है, जबकि अल्फा जो है वो हमेशा क्या होता है 1 से कम होता है। ठीक है, अब हम दोनों में एक रिलेशन बनाते हैं दोस्तों, अल्फा और बीटा में।
अल्फा और बीटा में हम एक रिलेशन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने पढ़ा कि डेल्टा आई जो है वो आई सी और आई बी दोनों के योग के बराबर होता है। ये 100%, ये 95%, ये कितना परसेंट, 5%। डेल्टा आई इक्वल टू होता है डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं, इनमें आई सी का डिवाइड कर देता हूं। आई सी का भाग देने पर डेल्टा आई सी का मैं भाग देता हूं पूरे इक्वेशन में, तो ये तो क्या बनेगा, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी। ये बनेगा डेल्टा आई सी बटा डेल्टा आई सी प्लस ये बनेगा डेल्टा आई बी बटा डेल्टा आई सी। क्लियर। अब यहां देखिए, यहां देखिए ये जो इक्वेशन है इसको क्या कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं दोस्तों 1 अपॉन अल्फा। ये अल्फा का उल्टा है, क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला हमने सीखा। अल्फा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अल्फा का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, और हमने बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा डेल्टा आई सी बटा डेल्टा आई बी, यही पढ़ा हमने। तो ये देखो अल्फा का उल्टा है 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू ये बन गया 1 प्लस ये बीटा का उल्टा है दोस्तों, तो इसको मैं कह दूंगा 1 अपॉन बीटा। तो यहां से हम इसको सरल करते हैं, यहां से एलसीएम आया बीटा, तो ये बन गया बीटा प्लस 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा तो गुणा हो जाएगा बीटा प्लस 1 से और बीटा गुणा हो जाएगा 1 से। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या बन गया, बीटा। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से अल्फा कॉमन कर लेंगे, तो यहां से बचेगा बीटा, यहां से बचेगा प्लस 1 इक्वल टू यह हमारे पास बन गया बीटा। तो यहां से दोस्तों अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा बीटा बटा 1 प्लस बीटा। अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बीटा बटा 1 प्लस बीटा। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यहां से अल्फा कॉमन किया तो यहां से तो बीटा बचा प्लस यहां से 1 बचा इक्वल टू बीटा एज इट इज। तो फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा इक्वल टू होता है बीटा बटा 1 प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा बटा 1 प्लस बीटा, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है दोस्तों। यहां से ये जो इक्वेशन था आप इसको बीटा के लिए भी सरल कर सकते थे, ये जो इक्वेशन था इसको बीटा के लिए भी सरल कर सकते थे। इस स्टेप पर ध्यान दीजिए आप, इस स्टेप पर गौर कीजिए आप। इस स्टेप को उठाता हूं मैं, ये स्टेप था हमारे पास अल्फा बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा। मैं क्या करता हूं, अल्फा इधर रखता हूं बीटा और अल्फा बीटा उधर ले जाता हूं तो माइनस का हो जाएगा। इसमें से कॉमन कर लूंगा बीटा तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहां से बीटा निकालूंगा तो अल्फा का इधर भाग दे दो तो ये बन जाएगा अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया बीटा के लिए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में बीटा का मान दे दे और अल्फा पूछ ले तो ये फॉर्मूला यूज करो, और अगर आपको अल्फा का मान दे दे और बीटा का मान अगर पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये अल्फा और बीटा में हमने एक संबंध बताया। आप कोई सा भी एक संबंध याद रखो, ये याद रख लो बीटा इक्वल टू अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, या अल्फा वाला याद रख लो अल्फा इक्वल टू बीटा बटा 1 प्लस बीटा। कोई सा भी एक फॉर्मूला आप याद रख लो। अब देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मूले पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल करने का अभ्यास करते हैं, एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए, किसी ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ 0.99 है। देखिए दोस्तों, धारा लाभ का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी धारा नीचे भी धारा, तो एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा। धारा लाभ का कोई मात्रक नहीं होता है। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ 0.99 है, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ क्या होगा, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास
में धारा लाभ क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ आपको दे रखा है। तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ होता है अल्फा 0.99। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ होता है बीटा। बीटा की वैल्यू आपको पता करनी है। तो हमने पढ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है अल्फा बट्टा 1 माइनस अल्फा। बीटा इक्वल टू अल्फा बट्टा 1 माइनस अल्फा। तो वैल्यू रखो दोस्तों, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.99 बट्टा 1 माइनस 0.99। ठीक है, तो देखिए बीटा इक्वल टू ऊपर तो 0.99 और 1 में से 0.99 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 0.01। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99। देखो अल्फा की वैल्यू 1 से कम थी, हमने पढ़ा है कि अल्फा हमेशा 1 से कम होता है जबकि बीटा 1 से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो धारा लाभ उत्सर्जक विन्यास में जो धारा लाभ है उसको हम किससे दर्शाएंगे, बीटा से, और बीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 99। और दोस्तों आपको पता है कि धारा लाभ का कोई मात्रक नहीं होता है, तो आप लिखेंगे मात्रकहीन। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ हो जाएगा दोस्तों 99। तो उम्मीद है दोस्तों उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ अल्फा और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ बीटा आपको क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।